दिल की लगी। दिल लगा मेडकी से, पद्मिनी का क्या काम। यह पंक्ति आज भी मेरे मन मस्तिष्क में कौंध जाती है। यह जरूर किसी पहुंचे हुए व्यक्ति ने कहा होगा। आखिर दिल ही तो है। सौंदर्यवती पद्मिनी भी मेडकी के सामने बदसूरत या बदतर समझी जा सकती है। इसमें क्या आश्चर्य। यह बात कई साल पहले हमारी शफिया मौसी ने बताई थी। मौसी माँ के दूर के रिश्ते की बहन है। वह अपने दूर दूर के रिश्तेदारों के घर आया जाया करती थी, क्योंकि इसी प्रकार वह अपने जीवन के शेष दिन बिताना चाहती है। मौसी है बहुत सुंदर। प्राचीन काव्य में कवियों द्वारा प्रयुक्त और वर्णित सौंदर्य के सारे प्रतीक मौसी के नक्शिक वर्णन में सार्थक सिद्ध होते हैं। मगर वह यौवन काल अब बीत चुका है। गोरा रंग कायम है, किंतु शरीर अत्यधिक स्थूल हो गया है। मौसी की 5 संतान हैं, 2 बेटे और 3 बेटियां। वे भी सब नाती पोते वाले हो गए हैं। मौसी और मौसा में कभी नहीं बनी। मौसी की शान शौकत और नखरों को देखकर मौसा चिढ़ते थे। रंग रूप में वे भी बहुत सुंदर थे, किंतु उनकी ठसक और रौब बताने वाले स्वभाव को मौसी कभी सहन नहीं करती थी। मौसा के चिड़चिड़े स्वभाव और कम खर्च करने की बात से मौसी चिढ़ती थी। मौसी का अहंभाव उनके बीच कभी सुलह नहीं होने देता था। दोनों के झगड़े होते ही रहते थे। अंत में दोनों के बीच पक्का झगड़ा हो जाने के बाद मौसा अपने छोटे बेटे के साथ स्थायी रूप से रहने लगे, किंतु मौसी ने स्वयं को किसी बंधन में नहीं बांधा। मौसी अपने सभी रिश्तेदारों जैसे बेटा बहू, बेटी जवाई, बहन भाई, भतीजे भतीजी, भांजे सभी को ख्याल में रखकर प्रत्येक के घर कभी 8-15 दिन और कभी 1-2 माह तक रहती, फिर दूसरे के घर जाने के लिए चल देती। उनका इतने दिन किसी एक के घर रहना किसी को अखरता भी नहीं था। मौसी को बहुत सारी कहानियां याद हैं। वह उन्हें बड़े रोचक ढंग से सुनाती हैं। जिस घर में वह ठहरती, उस घर की बहुएं, बेटियां, बच्चे और बड़े सभी लोग रुचि के साथ मौसी से कहानियां सुनते और उससे खूब दिन रहने का आग्रह करते। बड़ा घर, सम्मिलित परिवार और अतिथि सत्कार की भावना ने मौसी को किसी भी बोझ या बिना बुलाए मेहमान नहीं समझने दिया। मौसी को घरेलू इलाज के खूब सारे नुस्खे याद हैं। किसी को कोई तकलीफ हुई तो मौसी से ही सलाह ली जाती। मौसी के पास चंद्रकांता जैसी तिलस्मी कथाएं और आल्हा ओदल की वीर गाथाओं की आल्ह खंड जैसी अनेक पुस्तकें रहती हैं, जिन्हें वह बहुत ही मनोरंजक व मनोहारी ढंग से गाकर और पढ़कर सबको सुनाती हैं। बहुत ही मधुर आवाज में मौसी भजन भी गाती हैं। मौसी अच्छा खाना, अच्छा पहनना और शान से रहने की आदी हैं। अपने विषय में बुराई संबंधी जरा भी ऐसी वैसी बात मालूम पड़ने पर वह नाराज होकर चल देती। अन्य रिश्तेदार के घर जाकर बुराई न करे, इस हेतु कोई भी उसे नाराज नहीं करता। वह जिसके घर जाती, वहां उसकी सभी मांगे पूरी करने की कोशिश की जाती। जाने के समय रास्ते का किराया खर्च भी दिया जाता। साथ में 1-2 नए कपड़े भी जरूर दिए जाते। मौसी राजस्थानी ढंग का लहंगा, ब्लाउज और ओढ़नी पहनती है। हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने के कारण मौसी से दूर दूर के रहने वाले रिश्तेदारों की आंखों देखी जानकारी मिल जाती है। मौसी अक्सर नेपानगर, बरहानपुर, हरदा, खिड़किया, इटारसी, होशंगाबाद, भिंड, मुरैना, बलिया, धौलपुर और न जाने कितने शहरों व गांवों में साल 2 साल में एक बार जरूर जाती है। मौसी मौसा से अलग क्यों रहती है? मौसा से दूर रहकर घुमक्कड़ जीवन बिताने का कारण पूछने पर वह हुमक कर यही कहती, तुम्हारे मौसा ने क्या नहीं किया मेरे साथ। हर बात में टोकना, रोकना, झगड़ना, अपना रुआब बताना। कहाँ तक सुनूं और कहाँ तक सहन करूं? मेरे दिल की लगी तुम क्या जानो। इस बुढ़ापे में यहाँ वहाँ भटक कर अपने दिल को बहला लिया करती हूँ। अब तो रिश्तेदारों से मिलते हुए मर जाऊं, यही इच्छा है। मौसी की इन बातों को सुनकर लोगों के दिल सहानुभूति से भर जाते थे।
बड़ी बहन 17 से 18 साल की होने पर गांव का माहौल और अपना सामाजिक वातावरण देखते हुए पिताजी उसका विवाह जल्दी ही कर देना चाहते थे। शादी के रिश्ते की कई जगह बातें चल रही थी, मगर बातचीत कहीं जमी नहीं थी। ऐसे समय में मौसी आई। मौसी ने अलग अलग गांव, शहर के अनेक योग्य लड़कों की जानकारी दी। साथ ही सबसे अधिक महत्व एक ही बात को दिया, नेपा नगर वाला लड़का सबसे अच्छा है, माँ बाप नहीं हैं, 3 भाइयों में सबसे छोटा है, पेपर मिल में अच्छी नौकरी करता है, सांवला सलोना रूप है, स्वभाव विचार व्यवहार में बहुत ही अच्छा है। मौसी ने उस लड़के के बहुत रिश्तेदारों की जानकारी भी दे दी। शादी की बातचीत के सिलसिले में पिताजी नेपा नगर गए। वहां से दूसरे ही दिन वापस आकर पिताजी ने बताया, लड़का अपने ही मोहल्ले की, अपने समाज की एक लड़की के चक्कर में है और कुछ ही दिनों में उनकी शादी होने वाली है। हमारी बेटी के रूप, सुंदरता और गुणों के विषय में जानकर भी उसने इस बात से इनकार कर दिया। वह लड़की कौन है? इस बात का सुराग मिलते ही मौसी ने एक लड़की के रूप और स्वभाव का पूरा चित्रण कर दिया। अरे वह मेढकी, जरा सी ठिगनी गठन जैसी, काली कलूटी जरा जरा सी आंखें हैं। एक अक्षर पढ़ी नहीं, कहां से कहां लड़के को फांस के बैठी है। लड़का तो हीरा जैसा है। उस जरा सी मेढकी के चक्कर में ऐसी पढ़ी लिखी सुंदर गुणवती शीलवती लड़की से शादी की मनाही कर दी। वाह परमेश्वर वाह, दिल की लगी भी क्या चीज होती है। दिल लगा जब मेढकी से तो पद्मिनी का क्या काम। धन्य हो धन्य हो। और मौसी देर तक हंसती रही। इस तरह यह बात खत्म हो गई। मौसी चली गई। उसी साल दीदी की शादी हो गई। अच्छा घर, अच्छा वर मिला। सब लोग पुरानी बातों को भूल गए। दीदी की शादी के 1 साल के बाद मौसी आई। 2-3 दिन रहने के बाद मौसी बड़े रहस्यमय ढंग से माँ से कहने लगी, तुमने कुछ सुना? वह नहीं क्या, वह नेपा नगर वाला लड़का ईश्वरदास, वह जो सयानी के चक्कर में था। अरे उसको लड़की के माँ बाप ने फंसा रखा था, खुली छूट दे रखी थी लड़की को। वह शादी तो हो गई थी उनकी, मगर अब दोनों ही नहीं हैं। गेहूं साफ करते हुए माँ के हाथ रुक गए, चेहरे का रंग उड़ गया। भयपूर्ण उत्कंठा के साथ वह मौसी के नजदीक बैठकर पूछने लगी, क्यों, कहाँ चले गए वे दोनों? मौसी ने आह भरते हुए अपने हाथ अपने ही सिर पर रख लिए। उसके चेहरे पर दुख और संवेदना के भाव झलक रहे थे। लड़की के पीछे लड़के ने भी जान दे दी। हैं? कैसे? क्या हो गया था? माँ भयभीत होकर एकटक मौसी का मुंह देख रही थी। मौसी ने करुणापूर्ण शांत भाव से कहा, बहुत चाहता था उसे, पल भर आंखों से ओझल नहीं करता था। पूरा मोहल्ला कहता है वे दोनों अमर हो गए। मौसी ने दुख भरी गहरी सांस ली। माँ की उत्सुकता बहुत बढ़ गई थी। थोड़ा खींचते हुए उसने मौसी से कहा, पहले यह तो बता, लड़की को क्या हुआ था? मौसी अपने विचारों में खोई रही। वह अनदेखती सी कहीं दूर कुछ देख रही थी। मौसी को मौन देखकर माँ ने फिर से पूछा, क्या हुआ था लड़की को? खोई खोई सी मौसी बताने लगी। जज की होने वाली थी। लड़का ड्यूटी गया था। उसके आने के पहले वह अस्पताल जाने को राजी नहीं हुई। घर पर ही रात 7 से 8 बजे डॉक्टर आया। सयानी जचकी में मर गई। बच्चा पेट में ही। माँ अवाक देखती रह गई। रात 9 बजे ड्यूटी से आना था उसे, सारी रात नहीं आया। फिर सवेरे पता चला स्टेशन पर रेल से कटा पड़ा था। दोनों मैयत साथ साथ उठी। पूरा मोहल्ला रोया, उनके लिए नहीं, उनके प्रेम के लिए। सबने कहा, दोनों को एक ही चिता में जलाओ, उनके नाम का स्मारक बनवाओ। ऐसा प्रेम कौन करता है आजकल, वो तो अमर हो गए। कहते कहते मौसी रो पड़ी। माँ की आंखें भी भर आईं। प्रसंग की वेदना और अपने दुख को
तौलती हुई मौसी ठहर ठहर कर अपने आप को संभाल संभाल कर उनकी जीवन कथा बताती रही। सियानी जैसा कहती थी वैसा ही करता था। छुट्टी के दिन टिफिन लेकर दोनों घूमने जाते, सिनेमा जाते, बगीचा जाते, चाहे जब माँ बाप के घर उनसे मिलने जाती, मगर रुकती नहीं, साथ ही लौट आती। कभी लड़े नहीं, रूठे नहीं, दोनों एक दूसरे की सुनते थे, दोनों एक दूसरों की आंखों में बसते थे, पल भर नहीं बिसरते थे, जी जान से चाहते थे। उनका ऐसा प्रेम था, दोनों ही दीवाने थे। उनके जीवन के इतने ही दिन मंजूर थे, दोनों यादगार बन गए। मौसी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। माँ सशंकित हो उठी, क्या ऐसा भी होता है? माँ ने मुझे पुकार कर मौसी के लिए पानी और चाय लाने के लिए कहा। माँ को चाय देकर मैंने पानी का गिलास और चाय का कप मौसी की ओर बढ़ाया, मगर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली मैं इस विषय में क्या कह सकती थी? मैं देख रही थी मौसी के जीवन का दुख, मौसी के जीवन का अभाव, उसके जीवन की विडंबना, अनकही पीड़ा जिसे वह जीवन भर सहती रही। दूसरों के प्रेम और बलिदान को देखकर उसकी पीड़ा आंसू बनकर बह निकली थी। माँ ने रोष के साथ कहा, लड़के को किसी ने रोका क्यों नहीं? उसे अकेला नहीं छोड़ना था। लोगों को यह बात समझ में क्यों नहीं आई? अपने दुख से दुखी गहरी सांस लेती हुई मौसी बोली, अरे उसकी ड्यूटी पर गए, सबने उसे ढूंढा, सब तरफ ढूंढा, वह कब घर आया और कब गया किसी को खबर नहीं हुई। लड़की किस्मत वाली थी, जिंदा थी तब भी सुखी थी और मरकर भी सुखी है। ऐसा सुख सबको कहाँ मिलता है? न जीते में न मरे में, कौन किसका साथ देता है? आंसू पोंछकर मौसी थोड़ा दूर हट गई और दुखी मन से धीरे धीरे भजन गाने लगी। मैं दिल की लगी के विषय में सोचती रह गई।